अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन बी 12 के मुतालिक। मैं आपको विटामिन बी 12 के मुतालिक मुकम्मल मालूमात दूंगा कि इसके अंदर क्या खाया जा सकता है, क्या फंक्शंस होते हैं और इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या सिम्टम्स आते हैं और इसकी मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है, जिसके अंदर इंजेक्टेबल्स और ओरल फॉर्म में कितनी और कब कब लेना चाहिए, ये मैं आपको सब इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि विटामिन बी 12 क्या होता है। विटामिन बी 12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कि कुछ खास कुदरती चीज़ों में मौजूद होता है और सप्लीमेंट के तौर पे भी अवेलेबल है। विटामिन बी 12 के अंदर मिनरल कोबाल्ट होता है जो कि विटामिन बी 12 को एक कलेक्टिव नाम देता है कोबाल अमीन। कई सप्लीमेंट्स पर विटामिन बी 12 को कोबाल अमीन भी लिखा होता है। विटामिन बी 12 चार फॉर्म्स में पाया जाता है जैसे कि मेथिकोबालामीन, डिऑक्सी एडिनोसाइल कोबालामीन और इनके अलावा सियानोकोबालामीन और हाइड्रोक्सीकोबालामीन। ये सब सप्लीमेंट्स में भी पाए जा सकते हैं। तो इसलिए आपको इनके नाम पता होना चाहिए ताकि आप सप्लीमेंट को पढ़ें और आप अंदाज़ा लगा सकें कि ये विटामिन बी 12 के इंजेक्शंस या सप्लीमेंट ही हैं। अब मैं आपको विटामिन बी 12 के डाइजेशन के मुतालिक बताता हूँ। विटामिन बी 12 के डाइजेशन का अमल हमारे मुंह में मौजूद सलाइवा से शुरू हो जाता है और उसके बाद वो मैदे में जाके मज़ीद डाइजेस्ट होता है और आखिर वो डिस्टल इलियम यानी छोटी आंत के आखिरी हिस्से में जाके वो एब्जॉर्ब हो जाता है। इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए स्टमक से इंट्रिंसिक फैक्टर का रिलीज होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि विटामिन बी 12 इसके साथ कंबाइन करने के बाद एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ मैं आपको एक अहम चीज़ भी बताता चलूँ कि अगर विटामिन बी 12 या इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाए तो खून की कमी होना शुरू हो जाती है जिसे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया भी कहा जाता है। विटामिन बी 12 हमारी बॉडी के लिए एक बहुत अहम विटामिन है। अब मैं इसके कुछ फंक्शंस के मुतालिक आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले फंक्शन ये आता है कि विटामिन बी 12 हमारे रेड ब्लड सेल्स यानी लाल खुलियों को बनाने में मदद देता है और अनीमिया होने से रोकता है। दूसरा, बोन्स हेल्दी रखता है और ऑस्टियोपोरोसिस से रोकता है। तीसरा, आंखों को हेल्दी रखता है। चौथा, मूड को बेहतर बनाता है और डिप्रेशन कम करता है। पांचवा, नर्व्स को प्रोटेक्ट करता है। छठा, एनर्जी स्टेमिना को इम्प्रूव करता है और फटीग यानी थकावट कम करता है। सातवां, ये हार्ट को हेल्दी रखता है क्योंकि ये होमोसिस्टिन के लेवल्स को डिक्रीज करता है। और आठवां, ये हेयर, नेल्स और स्किन को हेल्दी बनाता है। हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत अहम विटामिन है। अब हम विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी के कॉजेज के मुतालिक बात कर लेते हैं। अगर हम एनफ विटामिन बी 12 ले रहे हैं अपनी डाइट के अंदर लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो इसकी वजह से भी डेफिशिएंसी हो जाती है। उसकी एब्जॉर्प्शन की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं जैसे कि फूड से विटामिन बी 12 एब्जॉर्ब नहीं हो रहा या लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर हो सकता है या स्टमक की या स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत की बाईपास सर्जरी हो सकती हैं। इनके अलावा अगर कोई लंबे अरसे से दवाइयां इस्तेमाल कर रहा है जैसे कि मेटफॉर्मिन जो कि ग्लूकोफेज के नाम से भी आती है, ये विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। इसके अलावा मैदे की तेजाबियत कम करने वाली दवाइयां जैसे कि ओमिप्राजोल जो कि राइजक के नाम से भी आती है। इन सब के अलावा अगर कोई सिर्फ वेजिटेबल्स खाता है और या फिर वीगन है और डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर मीट नहीं खाता तो उनमें भी विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी हो गई है तो इससे हमारी बॉडी में कैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले अनीमिया हो सकता है जिसे मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया भी कहा जाता है। इसके अंदर हमारे रेड ब्लड सेल्स के जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है और उसके अलावा व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट का लेवल भी कम हो सकता है और ग्लोसाइटस हो सकता है। फटीग, पेल स्किन हो सकती है यानी जिल्द का पीला नजर आना, वेट लॉस, पैल्पिटेशंस, डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी और इसके अलावा इनफर्टिलिटी और हाथों और पैरों में सुइयों का चुभना। अगर प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन बी 12 के कम लेवल रहता है तो इससे बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ग्रोथ में मुश्किल हो सकती है और इसके अलावा अनीमिया हो सकता है। अब मैं आपको उन लोगों के मुतालिक बताता हूँ जो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी के रिस्क पर होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं ओल्डर एडल्ट्स जिनमें मैदे के मसाइल की वजह बन सकती है जैसे कि मैदे में तेजाबियत का कम हो जाना या इंट्रिंसिक फैक्टर ना रिलीज होना। इसके अलावा पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है। ये ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें मैदे के अंदर की लाइनिंग डिस्टर्ब हो जाती है और ये विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की सबसे आम वजह भी है। इनके अलावा कोई जीआई डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जैसे कि क्रोन डिजीज या सीलिएक डिजीज और या स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत की बाईपास सर्जरी भी हो सकती है। इनके अलावा अगर कोई वेजिटेरियन है जैसे कि वीगन्स जो एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेते, इनमें भी विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है। इनके अलावा वो वेजिटेरियन जो डेयरी प्रोडक्ट्स और एग तो खाते हैं लेकिन मीट नहीं खाते, इन लोगों में भी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाती है क्योंकि रेड मीट विटामिन बी 12 का रिच सोर्स है। तो इनके अलावा वीगन मदर्स के जो इन्फेंट होते हैं उनमें भी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी पाई जाती है।
अब मैं आपको विटामिन B12 के डायग्नोसिस के मुतालिक बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारी बॉडी 1 से 5 मिलीग्राम जो विटामिन B12 है वो स्टोर करके रखती है, और अगर इस डेफिशिएंसी हो जाए तो इसके सिम्टम्स आने में कई साल लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई पुअर डाइट ले रहा है तो उसके फौरी सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम लैब टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले CBC करवाई जाती है, उसके साथ पेरिफेरल फिल्म करवाई जाती है, और अगर इन सब से मालूम ना हो रहा हो तो हम होमोसिस्टीन के लेवल्स भी चेक करवा सकते हैं। अब हम विटामिन B12 के मैनेजमेंट यानी ट्रीटमेंट के मतलब बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर कॉज को मालूम करते हैं कि वो किसकी वजह से डेफिशिएंसी हो रही है, या कोई मैदे का मसला है या डाइट का मसला है, या डेफिशिएंसी की वजह मालूम करने के लिए हम बॉडी का फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं ताकि हम अपने फाइनल डायग्नोसिस की तरफ पहुंच सकें। तो ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको इसकी डेली रिक्वायरमेंट के मतलब बताता हूँ कि हमें विटामिन B12 डेली कितना रिक्वायर होता है। बर्थ से लेकर 6 मंथ तक मेल और फीमेल दोनों में 0.4 माइक्रोग्राम्स, 7 to 12 मंथ्स में 0.5 माइक्रोग्राम्स, 1 to 3 ईयर्स में 0.9 माइक्रोग्राम्स, 4 to 8 ईयर्स में 1.2 माइक्रोग्राम, 9 to 13 ईयर्स में 1.8, 14 to 18 ईयर्स में 2.4 माइक्रोग्राम और 19 प्लस ईयर्स में 2.4 माइक्रोग्राम। अगर कोई प्रेगनेंसी के अंदर तो 2.6 उसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है, और अगर कोई लैक्टेटिंग मदर्स हैं तो उसके अंदर 2.8 माइक्रोग्राम्स। ये जो मैंने आपको वैल्यूज़ बताई ये मेल और फीमेल की डेली की विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि यूएस में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने ये वाजे किया है कि जो इन्फेंट्स के मिल्क फार्मूला सेल होंगे उनमें एटलीस्ट 0.15 माइक्रोग्राम विटामिन B12 पर 100 किलो कैलोरीज होना चाहिए, ताकि जो बच्चे फार्मूला मिल्क पर हैं उनमें विटामिन B12 की कमी ना हो सके। अब मैं आपको विटामिन B12 के रिच फूड्स के मुतालिक बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि 1 ऑन्स के अंदर 28 ग्राम्स होते हैं, ताकि आप अपने न्यूट्रिएंट्स अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकें। जैसे कि आपको स्क्रीन पर विटामिन B12 के रिच फूड्स की तस्वीर नजर आ रही होगी, तो आप देखें जैसे क्लैम्स के अंदर 84 माइक्रोग्राम पर 3 ऑन्स होता है, और बीफ लीवर के अंदर 70.7 माइक्रोग्राम पर 3 ऑन्स, और फोर्टिफाइड सीरियल्स के अंदर 6 माइक्रोग्राम पर 1 कप, और ट्राउट के अंदर 5.4 माइक्रोग्राम पर 3 ऑन्स, और सैल्मन के अंदर 4.9 माइक्रोग्राम पर 3 ऑन्स, ट्यूना के अंदर 2.5 माइक्रोग्राम पर 3 ऑन्स, और बीफ लीन बीफ होगा ये, और इसके अंदर 1.5 माइक्रोग्राम पर 3 ऑन्स, और नॉन फैट प्लेन योगर्ट के अंदर 1.3 माइक्रोग्राम पर 6 ऑन्स, और लो फैट मिल्क है तो उसके अंदर 1.2 माइक्रोग्राम पर 1 कप। अगर हैम है तो उसके अंदर 0.6 माइक्रोग्राम पर 3 ऑन्स, और एक लार्ज एग के अंदर 0.6 माइक्रोग्राम, और चिकन के अंदर 0.3 माइक्रोग्राम पर 3 ऑन्स अवेलेबल होता है। तो अब मैं आपको विटामिन B12 की सप्लीमेंटल फॉर्म के मुतालिक बताता हूँ। तो विटामिन B12 हम ओरल फॉर्म के तरीके से भी ले सकते हैं या इंजेक्टेबल फॉर्म में भी ले सकते हैं। जो विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स की ओरल फॉर्म होती है वो 3 तरीके से प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले मल्टीविटामिन, जिसके अंदर 5 to 25 माइक्रोग्राम रेंज विटामिन B12 अवेलेबल होता है। उसके अलावा वो सप्लीमेंट्स जिनमें सिर्फ विटामिन B कॉम्प्लेक्स होता है उनमें विटामिन B12 50 to 500 माइक्रोग्राम अवेलेबल होता है, और अगर सोलो अकेला विटामिन B12 का सप्लीमेंट है तो उसमें 500 to 1000 माइक्रोग्राम विटामिन B12 अवेलेबल होता है। विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स के अंदर जो विटामिन B12 की सबसे कॉमन फॉर्म सियानोकोबालामाइन रखी जाती है। इनके अलावा विटामिन B12 के जो इंजेक्शंस होते हैं उनमें 500 to 1000 माइक्रोग्राम विटामिन B12 अवेलेबल होता है। जैसे कि न्यूरोबायोन का इंजेक्शन होता है उसमें 1000 माइक्रोग्राम विटामिन B12 अवेलेबल है। लेकिन ये सब सप्लीमेंट्स लेने से पहले लेबॉर्ट्री से अपने विटामिन B12 के लेवल्स लाजमी चेक कर लें, ताकि आप अपने सप्लीमेंट्स को बेहतर तरीके से ले सकें। अगर आपके हाथों और पाँव में सुइयां चुभती हैं तो आपको चाहिए कि हीमाटोलॉजिस्ट को लाजमी चेक करवाएं, ताकि आपको वो लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाए और उनको मजीद असेस करके आपको अच्छे विटामिन B12 के सप्लीमेंट की डोज से ट्रीट करे। तो आखिर में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं तो आपको खुद सप्लीमेंटेशन लेने के बजाय आप डॉक्टर को चेक करवाएं, ताकि वो आपकी एक प्रॉपर गाइडलाइन सप्लीमेंटेशन की प्रोवाइड करे और कितनी देर के लिए आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं, ताकि वो डिसाइड करें। तो अगर आप डॉक्टर को चेक नहीं करवा रहे तो आपको चाहिए कि लेबॉर्ट्री से अपने विटामिन B12 के लेवल्स लाजमी चेक करवा लें, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपने कितने विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स लेने हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जवाब दूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।